बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा सूरत हाल में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, यकीनन वो आपके दिमाग में एक बॉम्ब ज़रूर फोड़ेगी, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है और ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। लेकिन लिंक करूँगा आज की ख़बरों से, क्योंकि वो ख़बर भी आज की है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि उसको समझने के लिए आपको जो ये ख़बरें हैं जो आप सुनते हैं रोज़ाना, उनको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक सूरत हाल, वो ये है कि अमेरिका बोले जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, मानने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं मान रहा। पाकिस्तान नहीं मान रहा, सऊदी अरेबिया नहीं मान रहा, कतर नहीं मान रहा, ओमान नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो वो गालियां देने पे आया हुआ है, वो सब कुछ कह रहा है, लेकिन इसराइल भी नहीं मान रहा। यहां पर अभी देखिए कि ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। मतलब कुछ भी करो यार, मुआहिदा कर लो मेरे साथ। यानी कि इसके लिए कांग्रेस ने कहा है कि आप भीख मांगने पे आ गए हैं। तो मैं उसको भीख नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर वो कह रहा है कि जी बाय दिस वे और द अदर वे यार मुआहिदा कर लेते हैं ताकि कहानी खत्म हो। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि ये अब मुआहिदा खत्म क्यों किया जा रहा है, मतलब मुआहिदा किया क्यों जा रहा है और असल काम क्या है। असल काम शुरू हो चुका है, असल काम शुरू हो चुका है, जो मैंने आपके सामने रखना है इस वीडियो के अंदर। यहां पर कहते हैं कि जी जो रात गुजरी है, दो मई की जो रात गुजरी है, अभी आज जो 2 जून की रात गुजरी है, आज 3 जून है। तो उसके अंदर अमेरिका ने इस ईरान के ऊपर और ईरान ने अमेरिका के फैसिलिटीज के ऊपर अटैक्स किए हैं। कुवैत के ऊपर खासतौर पर किया है, एयरपोर्ट सत्यानाश कर दिया उसने, और वहां पर ठीक ठाक नुकसान हुआ है, कम बताया जा रहा है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर आग लगी हुई है, वहाँ पर लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं और कुछ मरने की इतलात भी हैं, मगर बहरहाल ये हो रहा है। दूसरी तरफ अब हम आते हैं अपनी खबर के ऊपर, और वो ये है कि आप देखते हैं कि जी इसराइल के अंदर जो मस्जिद अक्सा है उसके ऊपर पुलिस और फौज की ज़ेर निगरानी चढ़ाई करवाई गई और उसके अंदर सब कुछ किया गया जो नहीं होना चाहिए, बेहुरमती, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड फोर्सेस, ताकि कोई इसको वो ना कर सके, कोई मुसलमान गैरत ना पकड़ ले। तो इसलिए वो उसको पूरा प्रोटेक्ट किया गया, ये तमाम चीज़ें की गई। एक तो वहाँ पर जो मुसलमानों के अकीदा है, यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये बात रोज़ सुने और आपके दिल में ये बात जगह बना ले कि भाई बेहुरमती हो सकती है। तो अगर कभी ये बेहुरमती फिर होती रहेगी, एक चीज़ जो रेगुलर होती है उसको फिर आप हजम करना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा करेंगे ताकि ये हजम होना शुरू हो जाए। ये भी चाल है, और ये चाल आप समझते हैं कि आखिर में करना क्या है। अच्छा, और फिर अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के बारे में नेतन्याहू कहता है कि ईरान को इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा बनने की परमिशन नहीं देंगे, ठीक है ना। ये परमिशन बांटता फिर रहा है, ये कोई, अब मैं क्या बोलूँ, वजूद का ख़तरा पाकिस्तान कभी नहीं बोलता कि वजूद को ख़तरा है मेरे, क्योंकि हलाल की जगह है ना। मतलब हम कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान रहेगा, सिंपल सी बात है। दुनिया जब तक है तो पाकिस्तान है। हम वजूद पर बात नहीं करते, लेकिन जो इसराइल है, चूंकि वो कब्जे का प्लाट है, इसलिए उसके वजूद के उसको पता है कि इसके वजूद बाद आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, 2 बार पहले मिट चुका है, तीसरी बार बना है, तो इसलिए उनको अपने वजूद पर खतरा रहता ही है। यहां पर आपको मैं एक और खबर दे देता हूं। ईरान के बेशतर जौहरी सरगर्मियां रुक गई हैं, और राफेल ग्रोसी जो है ये बंदा, इसके बारे में मैं ज़्यादा तफसील में मैं जा सकता ही नहीं हूँ, बिकॉज इसके बारे में बात करना गंदगी है, तो मैं गंदगी चैनल पे ला नहीं सकता, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मगर इससे ये पूछना चाहिए, अगर ये मुझे प्राइवेटली मिले तो मैं इसको मुंह पे जो मैं कहूँगा वो तो अलग चीज़ है ना, कि आपको ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है उसकी भी फिक्र होती है, और उसके बंद होने की भी फिक्र होती है, उसकी पोजीशन की भी फिक्र होती है। कभी मर्द का बच्चा बन के एक बार ऐलान करो, अनाउंस करो, IAEA को आप वो करते हो कि इसराइल के बारे में आपको क्या राय है, कुछ बताएंगे, वहां पर आप जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कभी नहीं करेगा ये, क्योंकि जिसका ये एजेंट है उसके बारे में काम क्यों ही करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, यहां पर लेबनान की अगर हम बात कर लें तो अमेरिकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह मान गया है सीज़ फायर के लिए। अमेरिका ने, ट्रंप ने गालियां दी हैं
अमेरिका ने कहा है कि तुमसे दुनिया नफरत करती है, नेतन्याहू तुमसे दुनिया नफरत करती है, तुम्हारी वजह से इसराइल से नफरत करती है, और वो सब कुछ होता रहा। उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं सीज़ फायर करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज भी वहाँ पर हमले जारी हैं। तो मैंने कहा मैं आपके सामने ये इल्म में ले आऊँ। अब मैं आपको बुला रहा हूँ उस खबर की तरफ जो खबर इससे भी भयानक होगी कि जब वो वकूफ़ वज़ीर होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हम सुनते भी रहे हैं। अब मैं उसमें डिटेल में जाते हुए हिस्ट्री को ज़्यादा टच नहीं करूँगा, थोड़ी सी टच करूँगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पास्ट क्या गुजरा है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस एंड रशिया, ठीक है ना। आपके सामने मैं खबर रख रहा हूँ, फ्रांस ने एक जहाज़ रशिया का सीज किया है, उसके ऊपर उसने अपने फौजी उतारे, कब्जे में ले लिया है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ यूके। यूके तो जहां रशिया होगा वहां यूके होगा, लाजमी होगा, ठीक है ना, वहां लाजमी होगा। इसके अलावा अगर आप देख लें सीएनएन भी यही कह रहा है कि फ्रांस ने एक और सैंक्शन, अब सैंक्शन कौन लगा रहा है यार, देखो रशिया भी एक मुल्क है, अमेरिका भी एक मुल्क है। अगर अमेरिका ने कह दिया है कि मैं सैंक्शन लगा रहा हूं रशियन ऑयल के ऊपर, तो पहली बात तो यह है ना कि बंदा उससे कोई पूछे, ये सवाल करना चाहिए कि भाई आप होते कौन हो, आप भी एक मुल्क हो ना, आप खुदा तो नहीं हो, आप भी एक मुल्क हो, रशिया भी एक मुल्क है। अब अगर उसने सैंक्शन लगा दिया है तो फ्रांस को क्या तुक पड़ी है कि उसने क्या किया कि उसने उसके ऊपर सीज किया, उसके ऊपर उसने कब्जा किया और ट्रंप को फोन किया कि मैंने कब्जा कर लिया है और आप मेरी हेल्प करें। क्या वो हेल्प करेगा? इस गेम को समझना है। मैं गेम को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी हिस्ट्री रख दूं, और वो ये है कि नेपोलियन का वाकया याद है 812 का। 812 में क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री तो पढ़ते होंगे। नेपोलियन ने 812 में कम से कम, जिसको कहते हैं ना ग्रैंड फोर्स बनाई, तकरीबन 4.5 से 5 लाख फौजी जमा किए, 2 लाख उसकी अपनी फौज थी, और कहता है कि जी मैंने रूस पर कब्जा करना है। ये फ्रांस से नेपोलियन निकलता है और वो पोलैंड के रास्ते जो है वो दाखिल होता है उसके अंदर। अच्छा, जब भी दाखिल होता है तो क्या होता है उसके बाद ये होता है कि उसके पास इतनी बड़ी फौज देख करके जो रशिया है वो सामने खड़ी नहीं होती, वो पीछे हटती रहती है, जबकि मॉस्को तक पहुंच जाती है फौज उसकी। अब नेपोलियन नशे में है, वो कहता है कि जी मैंने कब्जा करना है रशिया के ऊपर, तो ज़रूरी है कि मॉस्को पर कब्जा किया जाए। अब जब वो मॉस्को में घुसता है तो मॉस्को से पहले मॉस्को का मेयर जो है पूरा का पूरा मॉस्को जला देता है। अब वो जले हुए शहर के अंदर नेपोलियन अपनी फौज लेकर घुसता है, ठीक है। जब वो घुसता है, अच्छा मौसम अच्छा है सारा, जब ये घुसता है तो देखता है जला हुआ शहर है, मैं करूँ क्या इसका, चलो वापस चलते हैं, हो गया फतह, जो करना था कर लिया। अब जब वापस जाते हैं तो ये पूरा का पूरा एक जाल होता है रशिया का, और वापसी में वो जो घात लगी हुई गोरेला फोर्स जो है वो उसको मॉस्को से लेकर यूरोप तक मारती है नेपोलियन की फौज को। और जब नेपोलियन की फौज को वहां मार पड़ती है तो 5 लाख में से 4 लाख फौजी मर जाते हैं। अब मुझे बताइए कितनी क़यामत मची होगी। ये वो जंग है जिसके अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों की मरने की बात होती है, तो मैं 10 लाख लोगों की तफसील नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूं कि 4 लाख फौजी नेपोलियन ने मरवा दिए। तो उसके बाद ये बात तय हो गई, तकरीबन 1 लाख फौजी जो है बकौल हिस्ट्री के वो वापस आए थे यूरोप, तो 4 लाख मर गए थे। जब 4 लाख मर गए तो नेपोलियन भी बच गया था, वहां से नेपोलियन निकल गया था, क्योंकि वो जो 1 लाख फौजी थे मेरा ख्याल है वो नेपोलियन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बहरहाल उसको सख्त सर्दी से, इतनी बर्फ के इंसान गले तक फंस जाए, वहां निकलते वहां से निकल गए। लेकिन रशिया ने उनको इतना मारा, मैंने कहा कि 4 लाख फौजी उसके मार दी नेपोलियन का काम खत्म, खराब हो गया था उसका, ठीक है ना। उसके बाद वो अकड़ा नहीं, यानी कि ये फ्रांस की और रशिया की हिस्ट्री है। 1812 में मैं आपको ले गया, अब मैं आपको 2026 में लेकर आ रहा हूं। कहानी क्या होने वाली है, इसके अंदर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर है यूएसए, डायरेक्टर है इसराइल, ठीक है ना, और मावन अदाकार है इसके अंदर यूके। ये दिमाग में रखिएगा, फिल्म का नाम है। अब मामला ये है कि आप जानते हैं यूक्रेन वॉर चल रही है रशिया की, तो ज़ेलेंस्की कौन है? प्रेसिडेंट है, कोई इलेक्शन नहीं होता वहां पर, कोई हुकूमत नहीं बदलती, ज़ेलेंस्की ही है, बादशाह बन गया वहां पर। ज़ेलेंस्की एक यहूदी, एक ज़ायनिस्ट किस्म का आदमी है, और वो जो है वो नेतन्याहू के साथ मिला हुआ है। अब बज़ाहिर हो कुछ भी हो, लेकिन मैं अंदर ही बता रहा हूँ बात आपको, मिला हुआ है एक बात, ठीक है। वो लड़ रहा है। अमेरिका जो है वो नेटो से निकलते जा रहा है, नेटो को छोड़ते जा रहा है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। एक तो उसके दिमाग में है ना, नेटो को भी बहुत पता कि निकल रहा है, इसने साथ नहीं दिया इस जंग में ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान की जंग अमेरिकन जंग नहीं थी, वो इसराइल की जंग थी, वजूद का, याद है, वजूद का खतरा। अच्छा, अब यहां पर सूरत हाल ये है कि वो यूरोप से निकल क्यों रहा है? स्लो एंड स्टडी, कोई जल्दी नहीं कर रहा, बस निकलते जा रहा है, बुरा भला कह रहा है, निखट्टू हो तुम लोग, नामर्द हो तुम लोग किसी काम के नहीं हो तुम लोग, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये हो रहा है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है, अब जो गेम चलेगी, अब जो गेम बनेगी वो ये है
कि यूरोप की जो इकॉनमी है वो इसराइल मुंतकिल करनी है। ठीक है, कैसे होगी? आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि यूरोप की इकॉनमी को इसराइल खा जाए? वो ऐसे हो सकता है कि रशिया और यूरोप को लड़ा दिया जाए। रशिया और यूरोप कैसे लड़ाएंगे? जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की का किरदार इसमें होगा, इसराइल का किरदार होगा। उसमें फ्रांस को यूके के तरफ से, यानी कि यूके से कहा जाएगा कि आप करें फ्रांस को राजी कि वो सीज करे जहाज़ों को। जाहिर सी बात है रशिया रिएक्शन देगा, और अगर फ्रांस लड़ाई में आता है तो फ्रांस जो है ना वो इस टाइम इकोनॉमिकली नीचे हुआ है। ठीक है, नहीं कि कोलैप्स की सूरत हाल बनी हुई है फ्रांस की, सत्यानाश है उसका। तो उसको यूके की हेल्प से आप उसकी हेल्प करें, उसको प्रवोक भी करें, हेल्प भी करें, ताकि वो जंग में आए। अगर फ्रांस जंग में आता है तो नेटो की जंग शुरू हो जाएगी और नेटो वर्सेस रशिया शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? जो भी मंजर पैदा होगा वो ये होगा कि नेटो एक बड़ी फोर्स है और रशिया एक बड़ी फोर्स है। रशिया प्लस अगर कोई इसमें आ गया तो पीछे से, मतलब मुझे उम्मीद है कि कोई मामून सपोर्ट चाइना की मिल सकती है। ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसको सपोर्ट देगा। लेकिन नेटो और यूके जो है वो विद द हेल्प ऑफ रशिया एंड विद द हेल्प ऑफ इसराइल एंड अमेरिका बैक साइड के ऊपर, जिस तरह चाइना होगा, ये बीच में आएंगे। जब ये होगा तो उसके बाद ये होगा कि ख्याल ये किया जाता है कि अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और यूके के लिए ये विन विन कंडीशन हो जाएगी। विन विन कंडीशन कैसे हो जाएगी? वो ऐसे हो जाएगी कि अमेरिका जो है उसको क्या चाहिए? कुछ चाहिए ना। इसराइल को क्या चाहिए? कुछ चाहिए। इसराइल को इकॉनमी चाहिए यूरोप की, ठीक है, वजूद को ख़तरा कोई नहीं चाहिए उसको, और वो जब उसको मिल जाती है तो वो चला जाएगा अपनी ग्रेटर इसराइल की तरफ। ठीक है ना, जैसे उसको इकॉनमी मिलती है यूरोप की, वो ग्रेटर इसराइल की तरफ चला जाएगा और उसके बस रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि एक ही मुल्क रोकने वाला होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अमेरिका को जो क्या चाहिए, ज़ाहिर पता है विन विन कंडीशन हो रही है। अमेरिका को चाहिए जो जितनी भी आबी गुजरगाहें हैं, जितनी भी आबी गुजरगाहें हैं, आपने देखा, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब समझ में आता है आप लोगों को ना। पहले यह बात मुश्किल होती थी, हम कहते थे आबी गुजरगाहें बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते थे। भाई गुजरगाहें हैं, खुले समंदर हैं, क्या मसला है? एक आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जब मुट्ठी खींची है, इधर से ओमान, इधर से, अच्छा मैं उस पर बाद में आऊँगा, कभी अगली वीडियो में आऊँगा कि वहाँ पर कौन सी गेम होने वाली है आबनाए हुर्मुज़ के साथ। अभी नहीं कर रहा, अभी टाइम नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आबी गुजरगाहों के अंदर आबनाए हुर्मुज़ भी आती है, लेकिन ये सेकेंडरी है। पहले मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर, जिस समंदर के अंदर अटलांटिक ओशन साइड के ऊपर और दूसरी साइड के ऊपर ये चीज़ हो रही है, वहाँ पर उन गुजरगाहों के ऊपर क्यों चाहता है अमेरिका कंट्रोल? क्योंकि अमेरिका जानता है, अब आप जानते हैं, अब एक आम आदमी जानता है कि आबी गुजरगाहें तय करती हैं आपकी पावर। आज अगर ईरान के सामने आप नहीं अकड़ पा रहे या किसी भी तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपकी बातचीत बन जाए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आबी गुजरगाहें, और तो वही आबी गुजरगाहें अगर आपके पास होगी तो ट्रेड के अंदर आप किंग होंगे, आप टोल वसूल करेंगे, आप बताएंगे कि आप यहां से गुजर सकते हैं, आप नहीं गुजर सकते, तो मजबूरन मुझे आपको सुपर पावर मानना पड़ेगा, मजबूरन मैं आपसे दोस्ती करूंगा और मजबूरन मैं आपके सैंक्शंस को कबूल करूंगा, बिकॉज आप रास्ता बंद कर देते हैं। ईरान ने एक रास्ता बंद किया, दुनिया अजाब में आई हुई है, तो आप तो पूरी की पूरी दुनिया की गुजरगाहों पर कब्जा करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इस गेम के अंदर आपको मिल जाएगा ग्रेटर इसराइल, मुझको मिल जाएगा आप आबी गुजरगाहें, और यूके के दिल में ठंड पड़ जाएगी, वो ठंड जो वो एक ज़माने से तारीखी तौर पर लेके बैठा हुआ है रशिया के अगेंस्ट। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो दुनिया में होने वाले हैं, और ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं। मैं आपके सामने वक्त से पहले रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा वो न लगे, अभी इसमें इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, और आप वक्त जैसे गुजरेगा, जो बातें हम पहले करते थे ना, आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर अवेलेबल हैं तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस उड़ा दी गई हैं, मुझे पता है। तो अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो, और या जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि हम क्या बातें करते थे और उन बातों की उस टाइम क्या वैल्यू होती थी, और आज उन बातों को किस तरह की वैल्यू आप देख सकते हैं। कि जब हम कभी कहा करते थे कुछ 6 साल पहले, 8 साल पहले, कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को ऊपर बंद कर दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोगों को पता नहीं था आबनाए हुर्मुज़ है क्या, किस बला का नाम है। आज वो बंद हुई पड़ी है तो लोगों को पता लग गया है। अब जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जिसमें यूक्रेन, रशिया, यूके, अमेरिका, इसराइल, यूरोप के अंदर जंग, नेटो, ये तमाम चीज़ें जो आप बता रहा हूँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ होती भी नजर आएंगी।
आपका इसके बारे में जो भी मानना हो, जो भी ख्याल हो, अपना इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम पूरा दिन रिसर्च करके मुख्तलिफ़ ख़बरों को जोड़ जोड़ के पॉइंट से पॉइंट जोड़ कर ये तमाम ख़बरें आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे लिए ये एक वीडियो जो 15 मिनट की हो सकती है, ये हमारे लिए 15 घंटे से ज़्यादा का रिसर्च टाइम लेती है। उसके बाद भी कंप्लीट नहीं होता। कई महीनों की रिसर्च, कई सालों की रिसर्च मिल करके एक चीज़ बनती है और मैं आपके सामने रखता हूँ। आप इस मेहनत को अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अप्रिशिएट करें तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए ताकि मैं इस किस्म की वीडियोज़ आपके सामने लाता रहूँ। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।